हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेस्ट वाइस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं मिशन यूपीएससी सीएससी 2021 और 2022 के एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें हम बात करेंगे मेनली कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 100 दिन बचा हुआ है। आप किस दिन वीडियो देख रहे हैं उस दिन वैरी करेगा कि उस दिन से कितना दिन बचा हुआ है। लेकिन आज जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आज से आपके पास 100 दिन बचा हुआ है और इस 100 दिन में आपको किस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है, किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी है ताकि आपका ड्रीम, आपका ख्वाब पूरा हो सके। ये जो वीडियो है ये 3 सीरीज में आने वाला है। पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो कितने सीरीज में आएगा, तो 3 सीरीज में आने वाला है। पहले सीरीज में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, जो आप टाइम मैनेजमेंट देख रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे। जो दूसरा सीरीज आएगा उसमें हम बात करेंगे कि आपके पास कौन कौन से बुक होने चाहिए और किस बुक के ऊपर आपको कितना समय देना है। और आप जितना समय देंगे, जितना बार आप रिवीजन करेंगे, उतना ही आपका चांसेस बढ़ता जाएगा, आप उतना ही प्रीलिम्स के करीब आते जाएंगे। और फाइनली जो तीसरा होगा, इसमें हम एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे कि आपका जो प्रैक्टिस शीट लगा रहे हैं या एमसीक्यू लगा रहे हैं या कहीं से भी लगा रहे हैं, किसी भी संस्था का लगा रहे हैं, किसी भी कोचिंग का लगा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें आपका मार्क्स कितना रहा है, कितने परसेंट तक आप जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने आपको सही करने चाहिए, कितने आपको रॉन्ग करने चाहिए, इन तमाम मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये थर्ड वीडियो आपका काफी धांसू होने वाला है, सेकेंड वीडियो भी काफी धांसू होने वाला है, और पहले वीडियो में तो काफी जबरदस्त टॉपिक को हम आज कवर कर रहे हैं, और वो है आपका टाइम मैनेजमेंट कि 100 दिन के लिए आपका टाइम किस तरह से होना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम को आपको डेडिकेशन होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। नो डाउट आप सभी को पता है, अगर आपने यूपीएससी सीएससी का फॉर्म भरा हुआ है, चाहे आप पहली बार एग्जाम देने वाले हो या आपका दूसरा अटेम्प्ट हो या आपने आपका तीसरा अटेम्प्ट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता है, जब तक आपका मेंस नहीं निकलता है, ये सब कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितना बार प्रीलिम्स निकाला है, कितना बार मेंस निकाला है, कितना बार इंटरव्यू निकाला है। अगर आपने इंटरव्यू निकाल लिया तो फाइनल सिलेक्शन तो होना ही होना है। कितना बार आप इंटरव्यू में बैठे हैं इससे भी कोई मतलब नहीं होता। फाइनल आपका क्या होता है वही चीजें याद रखती है दुनिया। तो अब आपके पास 100 दिन है और 100 दिन के बीच में, यानी कि 100 दिन के बाद आपका भाग्य, आपका भविष्य डिसाइड होने वाला है कि आपको कहाँ जाना है और आपको क्या करना है। ओके एवरीवन, तो इस 100 डेज में आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे अभी ऐसे भी लर्नर्स होंगे यूपीएससी सीएससी का जो एग्जाम दे रहे हैं, वो अभी 50-50 पे होंगे कि भैया मैं एग्जाम दे देता हूँ, नहीं देता हूँ। कुछ बच्चे 80% पे होंगे कि अच्छा मैं सोचता हूँ देने का, एग्जाम सेंटर के पास जाऊंगा, देख लूंगा कि क्या मौसम बनता है। यानी कि आप जो अभी होंगे 50% से लेकर के 90% के बीच में बहुत सारे बच्चे आ रहे होंगे कि एग्जाम देना है कि नहीं देना है। बहुत कम बच्चे होंगे जो 100% ये श्योर होंगे कि मुझे एग्जाम देना ही है। जो 100% श्योर है कि मुझे एग्जाम देना है, उन सभी के लिए 100 डेज है। जो 50% श्योर है कि उनको एग्जाम देना है, उनके पास भी 100 डेज है। और जो अभी अभी तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी 100 डेज है। जो पिछले 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके पास भी 100 डेज है। अब किस तरह से आपको टाइम टेबल का मैनेजमेंट करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है, अब इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके पास ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि जब तक आप स्ट्रेटजी या टाइम टेबल नहीं जानेंगे और उससे पहले सिलेबस को नहीं जानेंगे, तब तक कोई भी एग्जाम पास करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सेक्टर का एग्जाम हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, पीसीएस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जब तक आप उसका सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक आपके लिए एग्जाम निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो वैसे ही सबसे पहले हम सिलेबस जानेंगे कि आखिरकार क्या सिलेबस है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, क्योंकि ये जो वीडियो है मेनली फोकस है प्रीलिम्स 2021 के लिए। तो इस पर सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। सिलेबस में अगर देखा जाए तो आपका पेपर 1 और पेपर सेकेंड होता है। फर्स्ट पेपर आपका 100 मार्क्स 200 मार्क्स का होता है और इसमें लगभग लगभग 6 से 7 टॉपिक के बारे में दिया गया है। फर्स्ट टॉपिक में आपका ये बात करता है कि करेंट इवेंट और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता है। एक्चुअली में ये जो वर्ड है सभी सब्जेक्टिव है, चाहे आपका पॉइंट नंबर 1 की बात करें, पॉइंट नंबर 2 की बात करें, पॉइंट नंबर 3 की बात करें, पॉइंट नंबर 4 की बात करें, और पॉइंट नंबर 4 में भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ईटीसी। ये मैं अपने से नहीं जोड़ा हूँ, ये यूपीएससी सीएससी जो अपना नोटिफिकेशन निकाली हुई थी 2021 का, मैंने ये सिलेबस वहीं से लिया है। आप चाहे तो वहां से भी जाकर के डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल अनस्टॉपेबल आइस, आप अनस्टॉपेबल 007 जैसे ही
टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ईटीसी है। ये ईटीसी काफी खतरनाक वर्ड है। ये सभी जितने भी टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं सभी के सभी सब्जेक्टिव है। करेंट इवेंट और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसमें तो पूरा दुनिया समाहित हो सकता है। यूपीएससी तो कहीं से क्वेश्चन बना सकती है। अब आपको किस तरह से की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस तरह से आपको पेपर को फॉलो करना चाहिए कि आपका एग्जाम निकल सके। एटलीस्ट आपको कम से कम 60 क्वेश्चन तो सही होना चाहिए ना। जब तक आप 60 क्वेश्चन सही नहीं करेंगे तब तक आपका प्रीलिम्स कैसे निकलेगा। कम से कम 55 से 60 के बीच में आपको क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप 120 या 100 से लेकर के 20 के 120 के बीच में आप रहेंगे। और 100 से लेकर के 120 के बीच में अगर आपका मार्किंग आ रहा है, मार्क्स आ रहा है, निगेटिव वगैरह सब काटने के बाद, तभी आपका प्रीलिम्स निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव वर्ड का यूज किया गया है। इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे, एक एक टॉपिक को तोड़ तोड़ के देखने वाले, इसीलिए मैंने बोला कि 3 सीरीज में वीडियो आने वाला है, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब इसमें बात करते हैं सेकेंड नंबर टॉपिक में। कहा जाता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो आता है मेनली वो 2 सब्जेक्ट आता है आपका, एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आता है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो जहां तक सवाल रहा तो ये आपका है मॉडर्न हिस्ट्री, तो यहाँ पे ये आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। तीसरे नंबर में आप देख रहे होंगे कि ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो ज्योग्राफी आपका वर्ल्ड का हो, फिजिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमी हो, या ज्योग्राफी आपका इंडिया का हो या वर्ल्ड का हो, कहीं से भी हो, फिजिकल हो, इसके बारे में किया जा रहा है। जहां से आप देखते होंगे कि मैक्सिमम आप आपके 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में आपका आजकल क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। करेंट अफेयर से अगर आप देख ले तो यहाँ से भी आपका 10 से 15 क्वेश्चन रहता ही रहता है, या 15 से 20 क्वेश्चन ही मान ले तो 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है। अगर तीनों आप एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री ले ले तो 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से भी रहता ही रहता है आपका। अब यहाँ 4 नंबर टॉपिक में आप बात करें तो यहाँ पे देखिएगा कि 4 नंबर टॉपिक में कहता है कि आपके पास इंडियन पॉलिटी के बारे में बात किया जा रहा है कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो सबसे खतरनाक वर्ड है वो है पब्लिक पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसीज कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये आप जो भी योजना वगैरह आप देखते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सभी पॉलिसीज का पार्ट होता है। तो इस तरह से आपका देखिए पूरे बीमा को भी यहाँ यहाँ पूरी योजना को भी यहाँ पे पब्लिक पॉलिसीज में कह के सबको कवर कर लिए हुए हैं। और राइट इश्यूज एंड ईटीसी बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव वर्ड है। उसके बाद 5 नंबर में इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, आपका इंडियन इकोनॉमी जो होता है वहां से बात किया जा रहा है। और यहाँ से आपका 15 से 20 क्वेश्चन रहता ही रहता है। अगर आप इतना ही में देख ले, अगर 10-10 क्वेश्चन ही देखे तो 50 क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जा रहा है। अगर 15 भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो 75 क्वेश्चन आपका यहाँ पे इस 5 टॉपिक से हो जा रहा है। अभी और आगे देखना है कि अभी कितना दिया गया है। 5 यहाँ पे याद रखिएगा, 6 और 7 टॉपिक दिया गया है आपका पेपर 1 में। जो 6 नंबर जो टॉपिक है वो उसमें आपका कहता है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें कह रहा है कि जर्नल इशूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, सस्टेनेबल, उसके बाद आप देख लीजिए बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। और इसके लिए भी कहा जा रहा है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज हो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये सभी वर्ड जो है सब्जेक्टिव है। बायोडाइवर्सिटी से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लाइमेट चेंज में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रोज ना कुछ तो चेंजेस आ ही रहा है। जर्नल इश्यूज में कुछ भी पूछा जा सकता है। और जर्नल साइंस तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर आप इन दोनों टॉपिक से बात करें तो पिछले 3-4 सालों में इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो वेटेज है वो बढ़ गया है। यहाँ से आपका 15 से 20 क्वेश्चन प्रत्येक साल रहता ही रहता है। और यहाँ से भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जनरल साइंस जिसे कहा जा रहा है, यहाँ से भी 15 से 20 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे 9 मिनट हमको लग गया है सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कस करने में। पार्ट सेकेंड में हम सीसेट के सिलेबस के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें आपका 33% मार्क्स चाहिए होता है। इसमें बस मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे पेपर सेकेंड में आप देख रहे होंगे कि 10th लेवल का आपके पास मैट्रिक लेवल तक का आपके पास मैथ का नॉलेज होना चाहिए। और 33% आप इसमें मार्क्स लाएंगे तभी जाकर के आप क्वालिफाई हो पाएंगे इन तमाम चीज़ों के बारे में। तो ये अब सेकेंड वीडियो जब आएगा तो उसमें हम सीसेट के ऊपर बात करेंगे। तो आज की वीडियो में पहले पेपर के ऊपर बात किए हैं, अब हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर और टाइम टेबल किस तरह होना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके पास टाइम बचा कितना है।
तो टाइम तो आपके पास 100 दिन बचा हुआ है। किस दिन देखते हैं, वो उस दिन से मैटर करेगा, लेकिन आज से 100 दिन बचा हुआ है। जुलाई आपके पास है, अगस्त आपके पास है, और सितंबर आपके पास है। अक्टूबर में आपको जाना है लड़ाई पे, यानी कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम 10 अक्टूबर को होने वाला है। तो इस दिन तो आप एग्जाम दे रहे होंगे, प्रीलिम्स का एग्जाम आप इस दिन दे रहे होंगे। तो यहाँ पे भी आप 7 से 8 दिन या 8 से 9 दिन यहाँ पे ले सकते हैं। 31 दिन जुलाई में आप ले सकते हैं। 30 दिन आप अगस्त में ले सकते हैं, 30 दिन। और यहाँ पे सितंबर में आप 31 दिन ले सकते हैं। ओके एवरीवन, अगर आप टोटल देखें तो आपके पास 92 डेज यहाँ से निकल के आता है, और 8 डेज यहाँ से ले ले तो आपके पास टोटल 100 डेज बच करके मिल करके आ जाता है। अब इस 100 डेज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, किस तरह से आपका स्टडी होना चाहिए, तब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, इन तमाम मुद्दे के ऊपर आज हम बात करते हैं। एवरीवन, जुलाई में आपके पास 31 दिन बचा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप मिनिमम 10 घंटा ही पढ़ेंगे तो इस महीने में आप 310 घंटा पढ़ पाएंगे, 310 आवर्स आप पढ़ पाएंगे। अब 310 आवर्स किसके लिए है? न्यू स्टूडेंट के लिए है, जो बिगनर्स है उसके लिए है, या जो 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं उन लोगों के लिए है। तो ये 300 घंटा सबके लिए है। अब जो 10 से ज़्यादा पढ़ाई करेगा, जैसे कोई 11 घंटा पढ़ा, कोई 12 घंटा पढ़ा, कोई 13 घंटा पढ़ा, तो वो उनके लिए वेटेज होगा। लेकिन 10 घंटा से अगर आप कम पढ़ रहे हैं तो आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल के चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जो भी एडवांस लेवल पे जो स्टूडेंट है, जो सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे होंगे, जो थर्ड अटेम्प्ट दे रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं 11 से 12, 13, 14 घंटे भी वो स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास सिलेबस की जानकारी है, कहीं ना कहीं उनके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में जानकारी है, और उनको पता है कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और यही चीज़ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम टाइम टेबल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो 31 दिन है, 31 डेज आपके पास बचा हुआ है जुलाई के मंथ में। अगर 10-10 घंटे भी, 10-10 आवर्स भी पढ़ते हैं तो टोटल आप 310 आवर्स पढ़ पाएंगे। और 310 आवर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इन तमाम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर 300 यहाँ पे हम लेते हैं, 300 आवर्स यहाँ पे लेते हैं, और 300 आवर्स यहाँ पे भी लेते हैं, तो टोटल आपके पास आप देखिए तो 900 आवर्स आपके 3 महीने में आते हैं। 3 महीना यानी कि 100 डेज, लगभग आपके पास टाइम है 1000 आवर्स। 100 दिन एग्जामिनेशन के बचे हुए हैं, 1000 आपके पास घंटा है, यानी कि 100 डेज आपके पास प्रीलिम्स के एग्जाम होने वाले हैं, में सिर्फ 100 डेज बचे हुए हैं, और आपके पास 1000 आवर है पढ़ने के लिए। यूपीएससी सीएससी का जो सिलेबस होता है, इंटायर सिलेबस को कवर करने के लिए कम से कम 20,000 आवर्स की आवश्यकता होती है। अगर इसको कितना भी आप कम कर ले तो आपको 10,000 आवर्स चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपके पास है 1000 आवर्स। अभी 1000 आवर्स में आपको कैसे अपनी टाइम मैनेजमेंट को करेंगे कि आप जो है 100 दिन में आप अपने ड्रीम्स यूपीएससी सीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, सीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, इसको आप क्रैक कर देंगे। अब कैसे करना है, अब उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को शांत रखना पड़ेगा, यानी कि मेंटल फिटनेस होना आपके पास बहुत जरूरी है। जब तक मेंटल फिटनेस नहीं आएगा तब तक ये दिमाग में जो आपका बल्ब है वो नहीं जलेगा, और जब तक नहीं जलेगा तब तक आपके माइंड में ना हिस्ट्री जाने वाला है, ना पॉलिटी जाने वाला है, ना ही इकोनॉमी जाने वाला है, ना ही आपके पास साइंस एंड ना ही आपके माइंड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जाने वाला है, ना ही आपके ब्रेन में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जाने वाला है। करंट अफेयर का तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे। कोई भी सब्जेक्ट आपके दिमाग में नहीं घुसने वाला है। अगर धोखे से घुस भी गया तो 1 से 2 दिनों में निकल के बाहर भाग जाएगा। 100 दिनों तक आपको कैरी करके ले जाना है, तभी जा करके आप 10 अक्टूबर को एग्जाम में उगल पाएंगे, और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उससे आप पास कर पाएंगे। अब इसके लिए क्या करना है कि आपको अपना मेंटल फिटनेस रखना बहुत जरूरी है। इस मेंटल फिटनेस को रखने के लिए सबसे पहले जो है आपको कम से कम मिनिमम 30 मिनट तो आपको चाहिए ही चाहिए खुद के लिए, स्वयं के लिए आपको 30 मिनट देना पड़ेगा, जिसमें आप 15 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो रेस्ट 15 मिनट बचेगा उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इतना टाइम निकालने के बाद, इतना आपको देने के बाद, आप आपका जो समय और टाइम टेबल जो शुरू होता है, मुझे नहीं पता कि कौन सा लर्नर्स कौन सा टाइम टेबल फॉलो कर रहा है। कोई ऐसा होगा
कि किसी को रात में यानी कि नाइट में पढ़ने का मन होगा, यानी कि नाइट में वो पढ़ पाता होगा, दिन में सोता होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो दिन में पढ़ते होंगे, रात में सोते होंगे। लेकिन किसका टाइम क्या है ये बता पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसे आपके पास 100 डेज बचा हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग आपको अब जो अपना स्टडी है वो आपको डे में कर देना चाहिए। नाइट वाला जो स्टडी है उसको आप धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए। नहीं तो प्रीलिम्स के दिन क्या होने होगा कि आप सोएंगे और आपका कंपटीशन एक भी क्वेश्चन ज्यादा बनाया तो वो आगे निकल जाएगा, उसका प्रीलिम्स निकल जाएगा। अब आपका नाइट सही होगा या डे सही होगा, ये अब आपको आदत लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा। और साथ ही एक्सरसाइज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये तो करेंगे तभी जाकर के आपका मेंटल फिटनेस होगा, और मेंटल फिटनेस फिटनेस जैसे ही आएगा तो उसके बाद आपके ड्रीम्स तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता है। सेकेंड है आपका जो की है रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। मैं इसमें टाइम टेबल के बारे में बात कर रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा होना चाहिए। आप सभी को पता है कि जो जो कोर सब्जेक्ट है आपका और जो बेसिक सब्जेक्ट जिसको कहा जाता है और लगभग लगभग ऊपर से ही देखने में पता चल जाता है, वह है सबसे पहले पॉलिटी, जहां से आपका 15 से 20 क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप हिस्ट्री ले लीजिए, जहां से 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ज्योग्राफी देख लीजिए, जहां से आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ले लीजिए, जहां से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। साइंस एंड टेक ले लीजिए, जहां से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है एवरीवन। करेंट अफेयर से भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ओके एवरीवन। फिर उसके बाद अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो इसमें आप प्लीज अपना देख लीजिएगा। अगर आप सब देख ले, सबसे ज्यादा जो वेटेज है सब्जेक्ट का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एंड साइंस एंड टेक का। करेंट अफेयर्स आपको जो हेल्प करता है वो एलिमिनेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप बुक पढ़े हुए हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपको रिवीजन करना है। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और अगर आपने एक बार भी बुक पढ़ लिया हुआ है, जो भी बुक पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन कीजिए। एक सब्जेक्ट एक बुक और प्लस में जो आपका नोट्स बना हुआ है उस नोट्स को रेफर कीजिए। ज्यादा अगर आप रिसर्च करने के चक्कर में पड़ेंगे तो ये 100 दिन निकल जाएगा, 100 डेज आपका निकल जाएगा, इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा। और प्रीलिम्स तो हाथ से इस तरह से गायब होगा जैसे कि हाथ से मछली का फिसल के फिर से समुद्र या नदी में चला जाना, वही हाल हो जाएगा। यानी कि जो आपदा में जो अवसर आपको मिला है प्रीलिम्स क्रैक करने का और यूपीएससी का जो ख्वाब है उसे पूरा करने का, वो ख्वाब अधूरा रह जाएगा। और 2022 में कोविड हो और आपको फिर से समय मिल जाए और यूपीएससी अपना एग्जाम पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दे, ये कोई नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो अभी जो समय मिला हुआ है, 100 दिन बचा हुआ है, तैयारी कर लीजिए, जीवन भर मस्ती कीजिए। नहीं तो ये 100 दिन मस्ती कर लीजिए और जीवन भर अपने कष्ट अपने दुखों में रोते रहिए। बस यही एक ऑप्शन है आपके पास। अब इसमें करना क्या है कि अगर आपने एक बार पढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। 2 बार भी पढ़ा है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा है, जिस टॉपिक को पढ़ा है, जोन से पढ़ जिस पब्लिशर का बुक आपने पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ उसी का बुक आपको पढ़ना है। उसके अलावा कोई भी बुक आप रेफर मत कीजिएगा, नया बुक मत पढ़िएगा, कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िएगा। जो बुक जो भी नोट्स आपने बनाया है सिर्फ और सिर्फ आप उससे ही पढ़िएगा, क्योंकि वही चीज आपका प्रीलिम्स निकालने का डिसीजन, यानी कि वही आपका प्रीलिम्स निकाल सकता है और वही आपका प्रीलिम्स बर्बाद कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आप यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पास करने की जो संभावना है उसमें आप बढ़ते जाएंगे। और एटलीस्ट कम से कम आपको 50 मॉक टेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा। कम से कम 50 आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न नहीं जानते हैं, तब तक एग्जामिनेशन के बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन आएगा और कैसे आप उसको एलिमिनेट करेंगे, कितना आपका मार्क्स बन रहा है और आप पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें जान पाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 50 टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है, 50 टेस्ट सीरीज आपको लगाना है, चाहे वो किसी भी कोचिंग संस्था का हो। यस एवरीवन, किसी भी कोचिंग संस्था को हो, 50 आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। 50 यानी कि 5000 क्वेश्चन से आपका जान पहचान होना चाहिए। अब बात करते हैं ये सारा सब्जेक्ट और जो मैंने आपको बताया था कि जो सिलेबस है और जो भी मैंने सब्जेक्ट बताया, अब इस सब्जेक्ट के ऊपर कैसे कमांड करना है। तो 10 दिन या 1 वीक आपको देना पड़ेगा खुद को,
10 डेज दीजिए या 1 वीक दीजिए, 1 सप्ताह दीजिए या 10 दिन दीजिए, और इस 10 दिन में आपको कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप एक बार पढ़ जाइए। एक बार, दो बार, जितना बार हो सके 10 दिन में आप पढ़ लीजिए, उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, कितना आप क्वेश्चन उसमें बना पा रहे हैं वो भी एक बार देख लीजिए, करंट अफेयर का कौन कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कौन कौन सा है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आप देखिए, ज्योग्राफी का देखिए, पॉलिटी का देखिए, इकोनॉमी का देखिए। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फैमिलियर नहीं होंगे, हैबिचुअल नहीं होंगे, प्रीलिम्स भूल जाइए। जो भी लोग 2 से 3 बार एग्जाम दिए होंगे और उनका प्रीलिम्स नहीं निकला होगा, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना ही आप समय देंगे, जितना ही उससे आप बातचीत करेंगे, जितना ही उसके साथ आप फैमिलियर रहेंगे, प्रीलिम्स निकालना आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि 10 साल का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना है और कम से कम 50 आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ताकि आपका यूपीएससी सीएससी का जो प्रीलिम्स है वो निकल सके। अब बात करते हैं कि क्या है आपके लिए खास। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ चेक करना पड़ेगा सेक्टर बाई सेक्टर। वीकली आपका ग्रोथ कैसे बढ़ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में कितना बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री बताया, पॉलिटी बताया, साइंस एंड टेक बताया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी बताया, और भी जो भी सब्जेक्ट बताया हूँ, करंट अफेयर बताया। इन सब्जेक्टों पे आपका किस तरह से ये तैयारी चल रहा है और कितना आप कर पा रहे हैं उसके ऊपर देखना है। 7 डेज होता है, 7 डेज में, एक सप्ताह में 7 डेज होता है, और 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आवर्स, यानी कि एक सप्ताह में आप 70 घंटे पढ़ पा रहे हैं। और इस तरह से आपको फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक में आपको बांटना है। साथ ही आपको अपना सब्जेक्ट का नाम लिखना है कि कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट वीक में पढ़ रहे हैं, और कौन से सब्जेक्ट का या सेक्शनल वाइज आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ताकि आपको ये पता चले कि आपका ग्रोथ रेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ पा रहा है, आप पॉजिटिव वे में जा रहे हैं कि निगेटिव वे में जा रहे हैं, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट मंथ में आपको फॉलो करना है, तो ये आपका हो जाएगा जुलाई, ये हो जाएगा आपका अगस्त, और ये हो जाएगा आपका सितंबर, और 10 अक्टूबर जो कि आपका एग्जाम डेट है। 10 अक्टूबर याद रखिएगा। यहाँ हो जाता है जुलाई, यहाँ पे हो जाता है अगस्त, यहाँ पे हो जाता है सितंबर। और आप इस तरह से देखेंगे तो प्रत्येक वीक में आप 70 आवर्स आपका स्टडी हो पा रहा है, और ये जो 70 आवर्स है ये आपका इफेक्टिव यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वाला स्टडी होना चाहिए। ये नहीं कि बुक मतलब कि दूसरे को दिखाने के लिए मत पढ़िए, खुद के ड्रीम्स के लिए पढ़ना शुरू कीजिए। समय नहीं है आपके पास, 100 दिन समय बचा हुआ है, और इस 100 दिन में आपको किस तरह से प्रीलिम्स पास करना है उसका मैं टाइम टेबल बहुत ही अच्छे वे में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब इससे आपको कितना ज्यादा लाभ मिल रहा है और कितना ज्यादा आप लाभ ले सकते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। मॉक टेस्ट आपको लगाना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना है, और अपने सब्जेक्ट को जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। फर्स्ट मंथ भी ऐसा ही करना है, सेकेंड मंथ भी ऐसा ही करना है, और थर्ड मंथ भी ऐसा ही करना है। और साथ ही करेंट अफेयर के लिए आप कोई भी, अगर अभी तक आपने करेंट अफेयर नहीं किया है, तो अनस्टॉपेबल आइस अकेडमी पे आपके पास मंडे से यानी कि सोमवार से रात को 8:30 से यानी कि 8:30 से 50 एमसीक्यू आएगा। 50 एमसीक्यू लाइव लेकर के मैं आऊंगा, और उसमें आप अपना तैयारी कर सकते हैं करेंट अफेयर का, और भी जो भी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तमाम सब्जेक्ट का यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में सब्जेक्ट का रिवीजन होने वाला है। तो ये रात को 8:30 से होगा, जो मंडे से शुरू हो रहा है, इसी मंडे से शुरू हो रहा है। तो आप लोग भी उस चीज से जुड़ सकते हैं, और अगर आपने तैयारी कर लिया है तो 50 मॉक टेस्ट, 30 मिनट मैक्सिमम, 30 मिनट का मैक्सिमम क्लास होने वाला है, तो 30 मिनट यहाँ पे लगाइएगा और चेक भी कर लीजिएगा कि आप कितने पानी में हैं और आपको कितनी और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। अब सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन लगाया हुआ है या प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने करेंट बुक के साथ, यानी कि अगर आपने हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा है तो उस टॉपिक को, और जो आप बुक पढ़ रहे हैं, चाहे आप स्पेक्ट्रम ही पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, उससे आपको किस तरह से कनेक्ट करना है, उस टॉपिक को कैसे फाइंड आउट करना है, ये आपका सेकेंड पार्ट के वीडियो में आएगा। लेकिन सेकेंड पार्ट का वीडियो तभी आएगा जब जब इस वीडियो पे 500 लाइक मिलेगा। 500 लाइक के बाद आपके सेकेंड वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि पार्ट सेकेंड इसका आ जाएगा, और पार्ट सेकेंड का भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होगा। देन उसके बाद आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ 500 लाइक मांग रहा हूं। 500 लाइक आप जैसे ही करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि सेकेंड
आप पार्ट का वीडियो चाहिए। अगर आप 500 लाइक नहीं जाता है तो मैं समझ जाऊंगा कि सेकेंड पार्ट का वीडियो नहीं चाहिए, फिर मैं अपना समय इस पर बर्बाद नहीं करूंगा। ओके एवरीवन, अब आपको अपनी तैयारी कीजिए और एक एक सीरीज चढ़ते जाइए, एक एक सब्जेक्ट को कवर करते जाइए, वीकली वाइज समाप्त करते जाइए, सेक्शनल टेस्ट सीरीज लगाइए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाइए और इस सीरीज पे पहुंचते जाइए और फाइनली अपना जो डेस्टिनेशन है यूपीएससी सीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम, उसको आप क्रैक कर लीजिए और आपका जो ड्रीम्स है आईएएस बनने का उसको आप पूरा कीजिए। चाहे आपका ड्रीम्स आईएएस का हो, आईपीएस का हो, या जो भी आपका ड्रीम्स हो उससे आप पूरा कीजिए। और ये एक सीढ़ी है और इस पे आपको एक एक सीढ़ी करके ही आपको चढ़ना होगा। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ से जंप मार के डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से आपको एक एक सीढ़ी करके चढ़ना पड़ेगा और जैसे ही आप एक एक सीढ़ी करके चढ़ना शुरू कर देंगे, आप अपने ड्रीम्स के पास, आप अपने गोल्स के पास पहुंचने के लिए उतना ही ज्यादा रेडी हो जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेकिन जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर रिव्यू कीजिएगा कि क्या कमी रह गया है और क्या चीज इसमें ऐड किया जा सकता था, ताकि मैं सेकेंड पार्ट का जब वीडियो लेकर के आऊं तो उसमें उन तमाम पॉइंट्स को मैं ऐड कर सकूं। आपके लिए बस सक्सेस का जो की है वो ये है कि आप रिवीजन कीजिए, एमसीक्यू का प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो अनस्टॉबल आईएएस अकेडमी पे रात को 8:30 बजे से जो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका जो रिवीजन कोर्स आने वाला है, चाहे वो करेंट अफेयर का हो, चाहे वो जो भी आपका स्टैटिक्स पोर्शन वाले सब्जेक्ट का हो, 8:30 में क्लासेस आएंगे। अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 क्वेश्चन होने वाला है। तो उसमें आज आइए अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आप कितना ज़्यादा सही लगा पा रहे हैं और जिस संस्था का भी आप प्रैक्टिस सेट फॉलो कर रहे हैं क्या वो यूपीएससी लेवल का है कि नहीं है, उन तमाम चीज़ों को आप उसमें जान पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।